तो क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा पानी यहाँ निकलता है। पूरी दुनिया का लगभग 1/4 से ज़्यादा पानी ग्राउंड वाटर जो है इंडिया यूज करता है, और उसका सबसे ज़्यादा लगभग मतलब शायद 1/4 जो भी परसेंटेज है मुझे नहीं, लेकिन सबसे बड़ा क्वांटम अब हरियाणा पंजाब। तो दुनिया भर का ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन में, निकालने में और उसके दोहन में हरियाणा पंजाब हॉटस्पॉट है। और इसमें जितना पानी अंदर जा रहा है सालाना हमारे कुओं के अंदर, जो हम विरासत की बात कर रहे हैं, हम लगभग उससे 2 से ढाई गुना ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं। तो ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट स्टेज बोलते हैं उसको, मतलब साइंटिफिक में, लेकिन कहने का सादी भाषा में मतलब ये है कि जितना सालाना पानी हमारे यहाँ रिचार्ज हो रहा है, उससे लगभग 2 से ढाई गुना वो निकाल रहे हैं। वो अलग अलग जगह है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में वो 2 गुना हो सकता है, कहीं जहाँ 1.5 गुना हो सकता है। ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ 3-3, 4-4 गुना है। तो किसान ज़्यादा लालची हो गए हैं पानी को निकालने के लिए। एक सरकार बार बार ये कहती है जो पानी की हमारे पास एक तरह से एफडी थी पिछले 100 साल की, 200-400 साल से जो धीरे धीरे जमा हुआ था, उसको लगभग हरियाणा पंजाब 500-700 साल के पानी को 50 साल में खाली करने में कामयाब है। कहने का मतलब है कि हमारे पास मतलब सोर्स है, रिसोर्स नहीं है ज़्यादा। कहने का मतलब हमारे पास कुएँ और नहरें हैं, लेकिन उनका दोनों ही जो पानी है वो नदियों की वजह से है। नहरों का तो हमें साफ दिखता है, नदियों से होके आ रहा है, नहरों का तो दिख रहा है, लेकिन जो कुओं में पानी है वो भी जो रिचार्ज है, या तो नहरों का ही पानी जब ज़मीन पे जाता है वहाँ से रिसके जा रहा है, या नदियों से ही लेटरल फ्लो बोलते हैं जिसको, उसके तहत आ रहा है। तो हरियाणा के पास अपना तो मूल रूप से बस बारिश ही है जो लिमिटेड है। पंजाब के पास भी यही कहानी है, दोनों ही स्टेट के पास अपना जो है वो तो बारिश ही है लिमिटेड। बाकी हमारी डिपेंडेंसी दोनों ही स्टेट की नदियों पे और नदियों की हिमालय पे है। तो हिमालय के ऊपर हमारी सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी है, और वही हमारा मूल रूप से सोर्स है। प्राइवेट के यहाँ चली जाती है ना किसी इंडिविजुअल की, उसने बा ली, अब उससे दोबारा उसको रिक्लेम करना मुश्किल है कि जी भी यहाँ जोड़ी थी अब खाली कर दे, क्योंकि उसकी तो अपनी ज़मीन ही कंटेस्टेड है। उसको कोई अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार होगा ही नहीं आज के दिन, जैसे हालात हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज पॉडकास्ट स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान है प्रतीक कुमार। प्रतीक हमारे हरियाणा के चरखी दादरी ज़िले से संबंध रखते हैं और आजकल यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क, यूनाइटेड किंगडम, यूके, वहाँ ग्राउंड वाटर पर पढ़ाई कर रहे हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, और हरियाणा पंजाब की खेती से, ग्राउंड वाटर से लेख भी लिखते रहे हैं। हरियाणा सरकार में भी कंसल्टेंट काम किया है, और जो खेती बाड़ी संबंध काफ़ी रुचि भी रखते हैं। गांव के बालक हैं और किसानों में विशेष स्नेह भी रखते हैं और रुचि भी रखते हैं। इसी वजह से इनसे मेरा भी जुड़ा हुआ था पत्रकारिता करते हुए। तो प्रतीक भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सत्सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस मौके के लिए, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। जब प्रतीक, मैं तो आपको चलो पहले से जानता हूँ, लेकिन बीच में आपके पास एक ऑफ़र आया यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क लंदन जाने का, यूके जाने का। वहाँ आप किस चीज़ पे पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा सा ऑडियंस को भी बताओ। धन्यवाद। तो मैं अभी यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहा हूँ, पीएचडी स्कॉलर हूँ वहाँ पर। और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ वहाँ पर जो हरियाणा पंजाब में खासकर ग्राउंड वाटर क्राइसिस, या हम ज़्यादातर कहें कि जो खेती बाड़ी से संबंधित जो पानी का क्राइसिस चल रहा है या चुनौतियाँ आ रही हैं, परेशानी आ रही है, उनका समाधान क्या हो सकता है, मैं उसके ऊपर पढ़ाई कर रहा हूँ। तो इसके लिए जो आप ऑफ़र कर रहे थे वो यूके गवर्नमेंट के साथ में वहाँ पर फंडिंग है, स्कॉलरशिप है। तो वही रिसर्च की क्या समाधान हो सकते हैं जिस मतलब परेशानी में यहाँ के किसान या यहाँ के जल संसाधन हैं, उसको लेकर। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हरियाणा पंजाब में जो ग्राउंड वाटर है, ज़मीनी पानी है, यानी कि जो हमें गिफ्ट मिला एक तरह से, हमारे किसानों को उनके पूर्वजों से, उनके पूर्वजों को उनके यानी कि कुदरत का खजाना है वो। बिना पानी तो गति नहीं है। तो हकीकत क्या है हरियाणा पंजाब, क्योंकि हरियाणा पंजाब एक ही है, 66 से पहले एक ही स्टेट था, अब तो चलो चीज़ें अलग हैं। तो दोनों का आप हमें बताइए, कितना पानी अवेलेबल है, कितने की ज़रूरत है, और किसान क्यों बार बार पानी के लिए लड़ाई भी लड़ रहा है। बिल्कुल सही है कि हरियाणा पंजाब अगर पानी के लिहाज से देखें तो लगभग हम एक तरह के ही भूभाग में हैं। उसमें कोई ख़ास बाउंड्री, उसमें कोई ख़ास लाइन नहीं खींची हुई है। और आपने कहा कि किस तरह के चैलेंज में हैं, तो अगर मैं आपने ग्राउंड वाटर का मैं एक कदम पीछे लेकर अगर उसी बात को कहूँ, ग्राउंड वाटर को जैसे सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के डाटा होते हैं वो ये कहते हैं कि अगर सालाना जितना हम रिचार्ज कर रहे हैं, कि ज़मीन में जितना पानी अंदर जा रहा है सालाना हमारे कुओं के अंदर, जो हम विरासत की बात कर रहे हैं,
हम लगभग उससे 2 से ढाई गुना ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं। तो ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट स्टेज बोलते हैं उसको, मतलब साइंटिफिक में, लेकिन कहने का सादी भाषा में मतलब ये है कि जितना सालाना पानी हमारे यहाँ रिचार्ज हो रहा है उससे लगभग 2 से ढाई गुना वो निकाल रहे हैं। वो अलग अलग जगह है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में वो 2 गुना हो सकता है, कई जहाँ 1.5 गुना हो सकता है, ऐसी ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ 3-3, 4-4 गुना है। तो वो जब ज़्यादा निकाल रहे हैं तो हम कहाँ से निकाल रहे हैं? जो अपने काम हमारे पुरखों का है, जो पहले से स्टोर था, सालाना तो कम था लेकिन जो हमारी पहले की एफडी है, जो पहले की जमा पूंजी है पानी की, उसको हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और इसीलिए बार बार ये बात जो हम सुनते हैं, खतरा बना रहता है कि पानी ख़त्म हो जाएगा, पानी ख़त्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जो पानी की हमारे पास एक तरह से एफडी थी पिछले 100 साल की, 200-400 साल से जो धीरे धीरे जमा हुआ था, उसको लगभग हरियाणा पंजाब 500-700 साल के पानी को 50 साल में खाली करने में कामयाब रहा है। अगर उसको हम देखें, मतलब मैं नेगेटिवली हिस्टोरिकली कह रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब नहीं, इतने सालों की चीज़ को लगभग पिछले 40-50 सालों में निकाल दिया है और लगभग हम उस कगार पे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एक दिन सब कुछ खाली हो जाएगा, धीरे धीरे जा रहे हैं, पानी घट रहा है, लेकिन हम उस क्राइसिस में हैं। तो ये एक ग्राउंड वाटर का क्राइसिस है। लेकिन किसान के अगर आप नज़रिए से देखेंगे तो उसके लिए कुओं का पानी घटना तो परेशानी है ही, क्योंकि उसको पास पानी कम हो रहा है। रही सही नहरों के साथ भी दिक्कतें आ रही हैं। हुआ क्या है कि नहरों के ऊपर पहले खेती के लिए बनी थी, अब उनके ऊपर जो पीने के पानी की निर्भरता है वो बढ़ती जा रही है। शहर बड़े हो रहे हैं, इंडस्ट्री बड़ी होती जा रही हैं और पानी अपने आप में ही कम हो रहा है। ऊपर से रहस्य है कि हरियाणा पंजाब के अपने भी मतलब स्टेट के इश्यूज़ हैं, कन्फ्लिक्ट हैं पानी को लेकर। तो नहरों के ऊपर भी या नहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ चैलेंज है, तो वो पानी भी कम हो रहा है। तो ग्राउंड वाटर कम है, नहरें कम हैं। जो हमारे पुराने पुश्तैनी तरीके थे या ट्रेडिशनल सिस्टम थे, जोड़ वगैरह, वो हमने लगभग हरियाणा पंजाब ने ख़त्म कर दिए हैं। मतलब या तो गंदे हो गए हैं या उन पे किसी ने कब्जा कर लिया है या वो ढा दिए गए हैं, कहीं स्कूल बन गए, रोड बन गए। तो लमसम जितने रिसोर्स थे हमारे पास, किसान के पास, वो आज के दिन हर एक जर्जर हालात में है। ये उपलब्धदायक साइड है। एक और बड़ी बात हो गई, रही सही कसर जिसको हम क्लाइमेट चेंज कह रहे हैं या मौसम कह लीजिए सादी भाषा में, किसान के लिए वो भी चैलेंजिंग आया। टेम्परेचर बढ़ रहा है या टेम्परेचर बेवक्त बढ़ रहा है। कहने का मतलब है सर्दी कभी लेट शुरू हो गई तो उसको मतलब बुआई के लिए पानी देना पड़ेगा, उससे पहले पड़े करनी पड़ेगी, ज़्यादा पड़े करनी पड़ेगी। गेहूँ लगाया है, अगर फरवरी में गर्मी पड़ने लग गई तो उसको एक और पानी देना पड़ेगा ताकि अभी पानी दाना ना पक जाए, क्योंकि अभी दाना बना नहीं है। तो कहने का मतलब है जो टेम्परेचर की मार है या तापमान की मार है उसको भी रेगुलेट करने के लिए उसको ज़्यादा पानी चाहिए। बारिश वक्त बेवक्त हो रही हैं, कभी बार होनी थी उस टाइम नहीं हो रही तो पानी देना पड़ेगा। कई बार ऐसे टाइम पर हो गई, जैसे ही बुआई की उसके बाद हो गई तो जो बोया था वो सब बर्बाद हो गया, अब दोबारा उसको बोना पड़ेगा। तो मौसमी जो चपेट है, चाहे वो ओस की है, धुंध की है, बारिश की है, टेम्परेचर के तापमान की, ये सब भी उसको ज़्यादा पानी लगाने के लिए मजबूर कर रही हैं और पानी कम होता जा रहा है। तो वो बिल्कुल सिकुड़ता जा रहा है, उसकी ज़रूरत बढ़ती जा रही है, उपलब्धता कम होती जा रही है उसके खेत में। मतलब वो इस मतलब एक तरह से दोनों तरफ से बिछता जा रहा है किसान उसको। प्रतीक भाई, ये जो फिनोमेना है हरियाणा पंजाब की, जिसके बारे में आप यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क में पढ़ाई कर रहे हो, मुझे लगता है ये मतलब ये जो फिनोमेना है सिर्फ हरियाणा पंजाब तक नहीं, ये तो पूरे दुनिया में ऐसा ही होगा। क्या ये सही है या यहाँ कुछ ज़्यादा ही है? मैं मतलब बिना हिचकिचाहट ये कहूँगा कि यहाँ मतलब ऐसा नहीं है, दुनिया में है, हकीकत है। दुनिया में भी हर जगह जहाँ पर भी खेती होगी पानी की संबंधित ऐसे ही चैलेंज आते रहेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मानता हूँ, मतलब, और ये मैं इसलिए नहीं क्योंकि मैं इस पृष्ठभूमि से आता हूँ कि मेरा ही लगाव है, नहीं। एक बात तो क्या है कि हमें दुनिया भर में ना, जो हरियाणा पंजाब है वो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का हब है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा पानी यहाँ निकलता है। पूरी दुनिया का लगभग 1/4 से ज़्यादा पानी ग्राउंड वाटर जो है इंडिया यूज करता है, और उसका सबसे ज़्यादा लगभग मतलब शायद 1/4 जो भी परसेंटेज है मुझे नहीं, लेकिन सबसे बड़ा क्वांटम अब हरियाणा पंजाब। तो दुनिया भर का ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन में, निकालने में और उसके दोहन में हरियाणा पंजाब हॉटस्पॉट है। और इसके ऊपर ये साइंटिफिक स्टडीज़ के बेस पे, इसलिए नहीं कि मैं इमोशनली कनेक्टेड हूँ। दूसरी एक बात है, ऐसे ही रिफ्लेक्शन हमें कुछ और बेसिन में मिलते हैं। अमेरिका में कुछ इलाकों पे ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पर भी इंटेंसिव एग्रीकल्चर की तरफ हम गए, मतलब एक बिल्कुल ही तरीकेबद्ध खेती को अगर हम ज़्यादा करने की तरफ में, इंटेंसिफाई करने में जहाँ पर भी गए तो इस तरह की चीज़ें आई। येलो रिवर बेसिन है चाइना में, वहाँ थोड़ी बहुत इस तरह की चीज़ें दिखेंगी हमें। ऑस्ट्रेलिया में बेसिन है, मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन हाँ वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। कुल मिला के बात ये है कि ऐसे ऐसे और जगह सिम्टम है, लेकिन यहाँ पर कोर है। और जो इंडो गंगेटिक प्लेन्स है वो वैसे ही पानी के लिहाज से
बहुत ही अच्छे माने जाते हैं और उनके अंदर इस तरह का हैवी दोहन, क्योंकि हमारे पास ये नहीं था कि कम था इसलिए हम ज़्यादा विकट परिस्थिति में हैं या परेशानी में हैं। हमने बेस्ट जो एक्वीफर थे या बेस्ट जो पानी के संसाधन थे उनमें इस तरह का घटका है। तो दुनिया भर में परेशानियाँ, पर मैं मानता हूँ यहाँ पर जिस तरह की जुगलबंदी है या यहाँ पर एकदम चीज़ें जितनी कॉम्प्लेक्स हो रखी हैं, तो क्या किसान ज़्यादा लालची हो गए हैं पानी को निकालने के लिए? एक सरकार बार बार ये कहती है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करो, ये पैडी को आप छोड़ दो, सरकार कुछ उनको इंसेंटिव भी देने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान है मानता ही नहीं। किसान की अपनी बात भी सही है कि भाई पैडी के अलावा मेरे पास कैश क्रॉप कौन सी है, मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊं? सचिन जी, आपने कहा ना, मैं इसमें 3-4 वर्ड ले लेता हूँ। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आपने, सिस्टम कहा, फिर आपने लालच कहा। तो मैं नहीं मानता कि किसान लालची है। मैं मतलब किसान को ब्लेम करने से पीछे हटूंगा। मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि सरकार भी, मैं किसी को ब्लेम करने से हटूंगा। देश की ज़रूरतें ऐसी थी कि हमें पेट भरना था, तो पेट भरने के चक्कर में हमने धरती का पेट खाली किया है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, और मिट्टी ख़राब की है। लेकिन मैं किसी एक को ये नहीं कहूँगा कि उसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन हम परेशानी में हैं और लालच में कोई नहीं कर रहा है, सिस्टम है उसके तहत हो रहा है। इसको सबसे पहले ऐसे समझेंगे हम ना कि पैडी को हम ब्लेम कर रहे हैं, कि धान को हम ब्लेम करते हैं कि सब उसकी वजह से सारी कहानी। तो धान आया कैसे ना? ऐसा नहीं था कि ग्रीन रेवोल्यूशन या 1960-70 से पहले हमारे यहाँ धान होता ही नहीं था। कुछ कुछ पॉकेटें थी वहाँ धान होता रहा है, लेकिन वो वही थी जहाँ पर है ना सैलाब आता था। कहने का मतलब जहाँ नदियों में बाढ़ आती थी उन इलाकों में होता था। लेकिन फिर ये समझा गया वो बीज है, वो सारी ग्रीन रेवोल्यूशन की कहानी पता है लोगों को, उस लिहाज से बढ़ा। लेकिन जब धान बढ़ा है, और आप एमएसपी की बात कर रहे थे, सरकार इंसेंटिव देने की कोशिश कर रही है। जब धान इतने बड़े पैमाने पर आया हरियाणा पंजाब में, वो अकेला एमएसपी की वजह से नहीं आया। तो इसीलिए ट्रांजिशन एमएसपी की वजह से नहीं होगी, ट्रांसफ़र। ये मैं समझाऊं तो कैसे, 1960-70 में अकेला एमएसपी नहीं आया, एमएसपी आया तो मंडियां भी आई। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ ने बीज पे इनोवेशन किया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ ने टूल्स बनाए, मार्केट आई, साइंस आया, इंस्टीट्यूशन खड़े हुए, मतलब एग्रीकल्चर बोर्ड खड़े हुए, प्रोक्योरमेंट बोर्ड खड़े हुए। कहने का मतलब क्या है, पूरा सिस्टम था, अकेला मूल्य नहीं था। फसल के बीज के ऊपर आविष्कार हो रहे थे, मंडियों के ऊपर, मशीन के ऊपर। तो अगर आप आज कह रहे हो कि आप धान से हटके मान लो मक्का लगा लो, तो अकेला मक्का का एमएसपी देने से किसान नहीं होगा। सिस्टम की वजह से पैडी आया था, तो आपको सिस्टम से ही डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। क्रॉप डाइवर्सिफाई काम नहीं चलेगा। तो आपको जब आप मक्का की बात करेंगे, कोई भी अल्टरनेट क्रॉप जो दूसरी लगवाना चाह रहे हो, तो उसके हिसाब से मशीनें भी आएंगी, उसके हिसाब से मार्केट भी आएगी, उसके हिसाब से मार्केट कंज्यूम कहाँ करेगी। जैसे एक बड़ा ही प्यारा सा एग्जाम्पल है बाजरा। हरियाणा ने कहा कि हम एमएसपी पे खरीदेंगे। मैं एक बार उस डिबेट से हट जाता हूँ कि वो एमएसपी खरीदा 19-20 जो भी है, लेकिन सरकार ने उसकी खरीद की। सरकार ने जब वो खरीद कर ली, तब सरकार को ये समझ में नहीं आया इसको आगे कंज्यूम क्या करें, क्योंकि पैडी था, जो धान था या गेहूँ था, वो तो दूसरे स्टेट ले जाते थे। अब बाजरा कोई, तो सिस्टम नहीं बैठ पाया ना। आपने सिस्टम में आपको बिल्कुल जहाँ से उगा रहे और जहाँ तक खपत होगी वो पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो अकेला एमएसपी से काम नहीं चलेगा। तो सरकार जो इंसेंटिव है कि साहब अकेला एमएसपी दे देंगे तो ट्रांसफ़र नहीं होगी। दूसरी बात, किसान लालची। पहली बात तो सिस्टम को सिस्टम से ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, उसमें साइंस है, सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात, किसान लालची नहीं है। किसान की लालची नहीं, मैं दो तरीके से कहूँगा। मतलब हर किसी, मान लो मैं रोज़गारी करता हूँ, तो मैं भी चाहूँगा कि हर साल मान लो मेरा इंक्रीमेंट हो, मेरी जॉब में से अगर इस बार मेरे को 10 रुपये मिल रहे तो अगले साल 12 मिले। आप भी अगर कोई भी व्यवसाय कर रहे हो तो हर कोई ये चाहता है। तो किसान की भी ये इच्छा है कि वो आगे बढ़ेगा। लेकिन आज का जो किसान है, हम जैसे किसान देख रहे हैं, जैसे हमेशा बोल देते हैं हरियाणा पंजाब का जो पर हेक्टेयर है इनकम ज़्यादा है या आउटपुट ज़्यादा है, यहाँ का किसान ज़्यादा है। हमें ये भी समझना पड़ेगा यहाँ का किसान 2 लोगों के लिए कमाता है ज़्यादातर केसेस में। कहने का मतलब क्या है, जिसकी ज़मीन है ना, उनने बहुत ज़्यादा, मान लो मैं ही हूँ, आप हैं, हम लोग बाहर बैठे हैं अपने खेतों से, तो हमने वो किसी को ठेके पे दे रखी है। तो बेचारा जो ठेके पे कमा रहा है वो अपने लिए भी कमा रहा है, और जो ठेका भरना है उसको, तो हो सकता है 1 किले में तो लाख रुपये की आमदनी होगी। लेकिन अगर आप उसको खेत की मलकियत और खेत को जो उगा रहा है, उनमें 2 में देखोगे तो आधे पे आ गया, और वो उगा के दे रहा है, तो उसके ऊपर ये प्रेशर है कि उसको इनकम कमानी है, क्योंकि उसको सालाना ठेका भरना है। तो सिस्टम है इसकी, वो ग्रीडी नहीं है। सिस्टम की मांग ये है कि उसको करना होगा, बाद में उसको बच्चे पढ़ाने हैं। वो मजबूर है, मतलब उसको सिस्टम ही यही है कि उसको बच्चे पढ़ाने भी हैं, उसको अपने लिए भी व्यवसाय करना है या घर बनाना है, जो भी चीज़ें हैं, तो सिस्टमेटिक उस चीज़ में है। तो ब्लेम करने से काम नहीं चलेगा किसान को, उसके लिए आपको सहानुभूति रखनी पड़ेगी। और अगर आप उसको सिस्टम दे दोगे, धान खाता तो है ही ना, अपने खाने के लिए तो उगा नहीं रहे। लालच इनकम का है ना, तो इनकम के लिए आप दूसरा साधन दे दो, डाइवर्सिफाई कर ले। भाई, आप जैसे
यूके जाने से पहले हरियाणा सरकार में भी कंसल्टेंट के रूप में आपने काम किया। हरियाणा के गांव से अब संबंध है, गांव में जाके आपने स्टडी किया। तो गांव में जब आप किसानों के बीच में गए, पैटर्न देखा आपने, पानी के रिसोर्सेज को दे, तो क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके सामने आई? इंटरेस्टिंग भी, शॉकिंग भी, कुछ नई बातें भी सामने आई हों जो दशकों पहले कुछ थी, अब कुछ हो गया, पैटर्न बदल गया है? मतलब मैं इस चीज़ को ऐसे समझूंगा कि चीज़ें बदली हैं। 2 पीढ़ियों पहले जो आदमी जोड़ों पर निर्भर थे, पीने के पानी तक जोड़ों पर निर्भर थे, वो अब सारी निर्भरता हमारी टैप पे आ गई है। जो पहले निर्भरता नहरों से थी वो कुओं पर आ गई है। तो किसान आज कुएं के साथ ज़्यादा सहज महसूस करता है। उसको लगता है कि ग्राउंड वाटर बढ़िया चीज़ है नहरों के मुकाबले। उसकी वजह ऐसा नहीं है कि ग्राउंड वाटर का पानी अच्छा है, क्योंकि उस पर अपने उसकी एक तरह से मलकियत है। मन किया तब चला लिया, मन किया तब निकाल लिया। नहरें अपने हिसाब से आएंगी नहीं आएंगी, वो एक चीज़ हुई। दूसरा हुआ कि जैसे ही जोड़ों से ज़रूरतें ख़त्म हो गई, आदमी और समाज जोड़ों से हट गया। जोड़ों के 2 तरह के फ़ायदे थे। एक तो ये था जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखता था। प्रत्यक्ष रूप से जो था वो ये था कि भाई किसी ने पशुओं को पानी पिला लिया, किसी ने लोगों ने खुद ने पी लिया। जोड़े क्या प्रत्यक्ष रूप से फ़ायदा दे रहे थे, जो हमने मतलब समझते तो थे, दिखता नहीं था। वो बरसाती पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसको बोलते हैं, उसको इकट्ठा करके उसको रिचार्ज करता था और उसकी वजह से कुआं फ़ायदा होता था। अब क्या हो रहा है कि वो जोड़ ही नहीं रहे, या जोड़ियाँ नहीं रही। जोड़ और जोड़ियाँ बहुत सारी होती थी खेतों में, सब ने वो बाल ली या ख़त्म होगी जो भी हुई। तो वो फिनोमिनन भी एक देखने को मिल रहा है कि जो रिचार्ज के लिए हॉटस्पॉट थे वो ख़त्म होते जा रहे हैं। अब हमको ये पूछ सकता है कि यार इतना रिचार्ज का महत्व क्या है, क्यों सोच रहे हैं ना। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ सत्संग जी, गाँव से ये चीज़ें देखते हैं ना, तो हम पैडी को ये बोल रहे हैं पैडी की वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। इसमें भी थोड़ा सा वो बड़ा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैडी प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल मतलब फैक्चुअली ये चीज़ कह रहा हूँ कि पैडी पार्ट प्रॉब्लम है और सबसे बड़ा है, लेकिन वो अकेला प्रॉब्लम नहीं है। कहने का इसका मतलब क्या है, ऐसी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर पैडी नहीं है। दादरी है, भिवानी के हिस्से है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, वहाँ पर ग्राउंड वाटर सबसे ज़्यादा डिप्लीट हो रहा है। ऐसी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर पैडी हो रहा है और ग्राउंड वाटर डिप्लीट नहीं हो रहा। हरियाणा का जो पूरी सेंट्रल बेल्ट है उसमें ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन ज़्यादा नहीं है, वहाँ तो जल भराव की समस्याएँ आ रही हैं। तो पैडी को अगर हम हटा भी दें, हम ये मान लें एक बार के लिए अपने कैलकुलेशंस में कि साहब हरियाणा पंजाब में पैडी हो ही नहीं रही है, तो भी हमें ऐसा नहीं है कि जल के जो सारे संकट ख़त्म हो जाएंगे। उसकी थोड़ी सी वजह ये है कि यहाँ पर बारिश कम होती है हमारे यहाँ। हम हमेशा ही एक बहुत ही ज़्यादा बारिश वाले इलाके में नहीं है, हमारा थोड़ा सा सूखा इलाका है, सेमी एरिड जिसको बोलते हैं। तो हमेशा ही समाज ने बारिश को संचय या बारिश के साथ जीना सीखा था, और बाकी की जो ज़रूरतें हैं वो हमेशा ही आप ये कह लीजिए कि हिमालयाज़ के भरोसे थी, पहाड़ों के हिमालय के भरोसे थी, या नदियों के भरोसे थी, जो वहाँ से बारिश आई या बर्फ़ पिघल के आई उसके भरोसे थी। तो वो डिपेंडेंसी जो है वो बहुत अहम है बारिश और उसके साथ में। पैडी एक पार्ट प्रॉब्लम है। पैडी हटने के बावजूद भी हरियाणा पंजाब की पानी की इतनी डिमांड है कि वो उसके जो अपने रिसोर्स हैं, बारिश ही है हमारे पास, तो अपनी तो कोई नदियाँ तो आ ही रही हैं हमारे पास चल के, तो भी वो नहीं होंगी। तो इसीलिए अभी भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है या पानी का रिचार्ज है उसको हमें सोचना पड़ेगा। तो जो हम टेक्निकल भाषा में कई बार बोलते हैं खपत, जैसे मान लीजिए आमदनी और खर्चा, सरकार ये करिए पानी का खर्चा कम कर दो, निकालना कम कर दो, वो पैडी की वजह से कम हो जाएगा मानता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कम भी कर दिया, किसान ने कम भी कर लिया, तो भी फिर उसको कुछ तो पानी चाहिएगा ना। अगर उसने धान की बजाय मान लो उसने बाजरा लगा लिया, एक आधा पानी तो देना ही पड़ सकता है। बाजरे में हाइब्रिड है बाजरा भी आज के दिन। गेहूँ के बजाय सरसों ही लगा लिया तो उसमें भी 2-3 पानी तो देने ही पड़ेंगे उसको, या जो भी वो लगाएगा। तो उस पानी के लिए भी ज़रूरत है और वो हमारी बारिश से पूरा नहीं हो रहा है। तो उसके लिए भी मतलब सप्लाई साइड जिसको बोलते हैं कि पानी की ज़रूरत या उपलब्धता बढ़ानी ही पड़ेगी, या उसको बेहतर करना ही पड़ेगा उस सिस्टम को। हरियाणा का बताइए, हरियाणा के पास जल के स्रोत क्या क्या हैं हमारे पास? चाहे किसान का हो, चाहे पीने का, खेती के हो, चाहे पीने का हो, हमारे पास स्रोत क्या क्या है? कहाँ से पानी हमारे पास आ रहा है? अब किसान के लिहाज से देखें तो किसान के पास कुआं है, किसान के पास नहर है, जोड़ है नहीं है, लगभग है। लेकिन ये चीज़ देखिए कि जो कुआं और नहर ही हम मूल रूप से मान के चले, हमारे पास एक बारिश है कुदरती, सबसे बड़ा सबसे बढ़िया बारिश, मैंने कहा हमारे पास लिमिटेड है। फिर बात आती है नहर और कुएं। हमें लगता है वो हमारे हैं, वो हमारा है, लेकिन मैं कहूँगा कि वो ATM की तरह हैं। वो हैं तो, लेकिन ATM तभी भरेगा जब बैंक भरेगा। और जो दोनों ही केस में जो बैंक है या बैंक का रास्ता है वो नदियों से है।
हरियाणा पंजाब का ज़्यादातर, या हरियाणा में अगर हम बहुत ही सिंप्लीफाइड, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड नदियाँ हैं, और उन नदियों में भी हरियाणा का बारिश का रन ऑफ नहीं है, वो ज़्यादातर ग्लेशियर मेल्ट है, मतलब जो हिमालय पे बर्फ़ पिघल रही है, जो वो हिमाचल है, से निकल रहा है। हिमाचल से निकल रहा है, या वहाँ की बारिशें हैं, क्योंकि वहाँ बारिशें रुक नहीं रही हैं, ज़्यादा आ रही हैं, डैम के थ्रू है या बैराजेज के थ्रू है या डाइवर्जन के थ्रू लेकिन है तो वो सारा पानी पानी वहीं का। वहीं। कहने का मतलब है कि हमारे पास मतलब सोर्स है, रिसोर्स नहीं है ज़्यादा। कहने का मतलब हमारे पास कुएं और नहरें हैं, लेकिन उनका दोनों ही जो पानी है वो नदियों की वजह से है। नहरों का तो हमें साफ दिखता है, नदियों से होके आ रहा है, नहरों का तो दिख रहा है, लेकिन जो कुओं में पानी है वो भी जो रिचार्ज है, या तो नहरों का ही पानी जब ज़मीन पे जाता है वहाँ से रिस के जा रहा है, या नदियों से ही लेटरल फ्लो बोलते हैं जिसको, उसके तहत आ रहा है। तो हरियाणा के पास अपना तो मूल रूप से बस बारिश ही है जो लिमिटेड है। पंजाब के पास भी यही कहानी है, दोनों स्टेट के पास अपना जो है वो तो बारिश ही है लिमिटेड। बाकी हमारी डिपेंडेंसी दोनों स्टेट की नदियों पे और नदियों की हिमालय पे है, तो हिमालय के ऊपर हमारी सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी है और वही हमारा मूल रूप से सोर्स है। वो हर शहर में एक शोर मचा होता है कि जी पानी, गर्मियों में खास करके पानी की कमी पड़ गई, पीने का पानी नहीं मिल रहा, औरतें मटका फोड़ती हैं, प्रदर्शन चलते हैं, पानी नहीं है, पानी नहीं है। तो ये पानी नहरी पानी से स्रोत हमारे पास। जी हाँ, ज़्यादातर म्यूनसिपैलिटीज़ में, ज़्यादातर जो शहरों के लिए, मैं हर शहर की नहीं कहूँगा, बहुत जगह पर मतलब कुओं पर भी है। ज़्यादातर क्या है कि नहरों का जो पानी है उसी को हम ट्रीट करके सप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए अभी हम रोहतक में बैठे हैं तो यहाँ की भी यही कहानी है, और भी कई शहरों की यही कहानी है। तो समर्स में क्या होता है, खासकर इस बार जैसे हमने देखा कि पंजाब बोल रहा है कि अब पानी नहीं देंगे, जो पूरा भगवंत मान और हमारे नायब सिंह सैनी जी का जो पूरा डिस्कोर्स चला, उसका ये था, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, डैम में भी पानी सबसे कम हो जाता है, क्योंकि पानी तो मैंने कहा ना मूल रूप से वहीं से आ रहा है, नदियों में पानी सूख गया है, क्योंकि उस टाइम पर क्या है, वो मानसून से पहले पूरे पीक गर्मी का टाइम है, तो उधर से उपलब्धता कम हो जाती है और यहाँ पर खपत बढ़ जाती है। गर्मियों में ज़्यादा पानी चाहिए हर चीज़ के लिए, तो वो कमी पड़ती है, तो उसकी वजह से वो सारा मतलब बनता है। और बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो ग्राउंड वाटर के ऊपर भी हैं, मिक्स करके भी दे रहे हैं। तो गर्मियों में क्योंकि ये है कि वो बिल्कुल प्री मानसून, जो मानसून से पहले कुओं में से भी जो पानी निकलता है वो कम हो जाता है, तो उसका सब मूल यही है कि उस टाइम पर पीछे ही उपलब्धता कम हो जाती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हाउल्ला मचता है वो, और वो जायज़ भी है। तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ मैनेजमेंट आप कह सकते हैं या सप्लाई की चीज़ें कह सकते हैं, मतलब उसमें एक बार ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ उसका कोर वही है। अच्छा, आप हरियाणा में जैसे घूमे हो, गांव में घूमे, क्या कोई ऐसा गांव भी है जो अपने कुओं को, कुई को, अपने जोड़ों को अभी तक बचा के एक एग्जाम्पल सा है कि देखो जहाँ कुओं जोड़ों पे कब्जा है, 8 दिए हैं, सिस्टम ख़राब कर दिया है, वहाँ कोई गांव है जहाँ थोड़े से लोग चेतना में अब भी हैं? इस सवाल के लिए धन्यवाद आपका, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं एक गांव का एग्जांपल नहीं दूंगा, मतलब लेकिन कुछ टूटी हुई चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि ऐसा मेरी नज़र में एक अकेला परफेक्ट गांव नहीं है। जैसे मैं इसका बेस लेता हूं कि हमारे पास जो एक एविडेंस है कि पहले ये बोले कि पहले क्या था, उसका एविडेंस हमारे पास सर्वे ऑफ इंडिया के मैप हैं 1880 1890 के, जिनमें पहली बार ये रिकॉर्डेड है कि जी यहाँ पर जोड़ियाँ होती थी। वो जोड़ और जोड़ियों की पहले कहानी जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जोड़ ज़्यादातर बसावट के पास होते थे, जोड़ियाँ खेतों में होती थी, और वो उसकी मलकियत अलग अलग थी। कुछ गांव में वो मलकियत थी कि जिसके खेत लगते थे उनकी थी, कुछ गांव में वो मतलब जिसको मतलब कह लीजिए पंचायत की या सामलाती या सरकारी थी, किसी या किसी प्राइवेट थी। तो कुछ कुछ गांव बता रहा हूँ मैं। जैसे एक गांव है सिरसा में, जमाल गांव है। जमाल है, हाँ। उस गांव ने क्या किया, जोड़ियों की जब ज़रूरत ख़त्म हो गई और उनके यहाँ जब ये मतलब जिसको हम कहते हैं ना, जब ज़मीन का बाद में सेटलमेंट हो रहा था जो भी हुआ, तो उन्होंने कहा भाई जोड़ियाँ उस टाइम निजी ने बनाई थी, क्योंकि जोड़ियाँ ज़्यादातर निजी ही लोग बनाते थे, जिसके खेत लगते थे 5-7 के, पान्ना हो सकता है, कोई परिवार हो सकता है, वो अपने बनाते थे। उस गांव में क्या हुआ कि जब मतलब चीज़ें बाद में ये हो कि जोड़ियों का, लेकिन उन्होंने कहा भाई थी तो ये निजी, लेकिन है ना अब ये जिसको हम बोलते हैं ना कि गाँव के उसमें है ना आ गई है, और इसके बदले की जो ज़मीन है, जैसे जब चकबंदी में, जैसे सॉरी किल्लाबंदी में कटती है, वैसे करके वो बैलेंस हुआ। तो उन्होंने क्या किया, जो जोड़ियों की जगह थी, वो जोड़ियाँ आज के दिन सूखी पड़ी हैं ज़्यादातर, ऐसा नहीं है क्यों ना, लेकिन उन्होंने वो बचा के रखी हैं कि उन जोड़ियों की ऑन रिकॉर्ड वो ज़मीन बची हुई है। ऐसा एक एग्जाम्पल है मेरे पास, कुड़ल का, भिवानी में गाँव है कुड़ल। उस गाँव ने क्या किया, मतलब मैं मतलब सही गलती में तो नहीं घुसूँगा, लेकिन वहाँ पर इसका क्या रिकॉर्ड है कि उस गांव में वो ज़मीन के पास ही थी, गांव के पास, लेकिन गांव ने क्या कर दिया, उसको खेती में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ऑन रिकॉर्ड वो ज़मीन ने अभी भी, जैसे दिक्कत क्या आती है जब प्राइवेट के यहाँ चली जाती है ना किसी इंडिविजुअल की, उसने बाली, अब उससे दोबारा उसको रिक्लेम करना मुश्किल है कि जी भी हाँ जोड़ी थी अब खाली कर दे, क्योंकि उसकी तो अपनी ज़मीन ही कंटेस्टेड है, उसको कोई अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार होगा ही नहीं आज के दिन जैसे हालात हैं।
तो ऐसे हैं जहाँ पर वो पंचायतों के पास चली गई या अभी भी सामूहिक हिस्सेदारी में है, सामूहिक बचाव में है। वो ऐसा नहीं है कि वो लहलाते आपको तालाब दिखेंगे वहाँ पर, लेकिन ऑन रिकॉर्ड वो चीज़ें आपको दिख सकती हैं, वो हैं। तो मतलब मेरा ऐसा मानना है कि आज के दिन वो ज़मीनें ऑन रिकॉर्ड ही जोड़ियों की मिल जाना बड़ी बात है। इसी के विपरीत, मतलब विपरीत से पहले मैं एक दो और भी गाँव हैं, मतलब जहाँ पर अभी भी गाँव की पंचायतें अपना जो जोड़ है उसको साफ़ कराती हैं। हम बम्बेवा के पास में बैठे हैं, वहाँ का जो मेन जोड़ है अभी भी सालाना साफ होता है, मतलब मिट्टी निकालते हैं ट्रैक्टर निकलते हैं, वो दिख रहा है आपको, दिखेगा साफ साफ कि वो जोड़ है। ऐसे और भी बहुत सारे गांव हैं। बहुत सारे गाँव हैं। सरकार ने एक चीज़ ठीक की कि कुछ जोड़ों को नहरों से जोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे क्लासिक केस मिलेंगे आपको, साउथ हरियाणा में बहुत हुआ। अभी जब पिछले 10-1 साल में, मतलब आप कह लीजिए उसमें पॉलिटिकल विल भी थी और टेक्निकल डिपार्टमेंट की भी थी, तो दादरी, लोहारू, महेंद्रगढ़ इस इलाके में बहुत सारे जोड़ों को भरा गया। तो वो एक चीज़ें हैं। इसके विपरीत क्या हुआ, मतलब जो हम पॉजिटिव कर रहे हैं, कुछ गांव में क्या जोड़ियाँ तो प्राइवेट में चली गई, तो लोगों ने बाली, उसका नामो निशानी खत्म हो गया। आप जाओगे ज़मीन पे, आप भरोसा नहीं करोगे कि यहाँ 50 साल पहले एक लहलाती जोड़ी होती थी, पानी भरता था, वो नेचुरल डिप्रेशन थे, मतलब वहाँ पर पानी भरता था। गाँव में क्या, उन पे कब्जे हो गए, गाँव ने उनके ऊपर पार्क बना दिए। तो पार्क अच्छा लग रहा है, लेकिन आपने एक तालाब था वो ख़त्म कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन तालाबों को बचाना नॉस्टैल्जिया नहीं है, ऐसा नहीं कि याद थी, वो हमारी है ना विरासत थी, मैं उस लिहाज से नहीं कह रहा हूँ बचाना, वो नेसेसिटी है, क्योंकि वो नेचुरली स्लोप में थे, मतलब है ना डिप्रेशन में थे, सॉरी। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, पानी भरता था, तो बेस्ट रिचार्ज पॉइंट थे, तो वो साइंटिफिकली थे। उस टाइम पर लोग जैसे बोलते हैं कि वहीं पर क्यों बनाए, कोई पूछे कि वो जोड़ वहाँ क्यों बना होगा, वो जोड़ी क्या बनी, क्योंकि वहाँ पर कुदरती रूप से एक तरह का गड्ढा था, और जहाँ पर वहीं था तो वहाँ से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि रिचार्ज हो रहा था। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट साइट थी। तो मिक्स से है, मतलब मैं कोई एक गाँव का क्लासिक एग्जाम्पल तो नहीं है, लेकिन कुछ जोड़ियों की इस तरह के मिक्स से एग्जाम्पल हैं, इस तरह की टाइपोलॉजी है जिन पे हम काम, मतलब दिख रहा है जोड़ियों के साथ लोगों ने किया। अच्छा, एक सरकार ने ना पीछे 5 पॉइंट सिस्टम बनाया था। मैं पिछले दिनों काजलेडी गाँव गया था, फतेहाबाद में। वहाँ टर्टल्स का एक वो हेरिटेज पॉन्ड है, 150 साल पुराने टर्टल्स हैं। तो वहाँ भी 5 पॉइंट सिस्टम बनाया था, वो सारी चीज़ें की थी, लेकिन लगभग गांव में वो 5 पॉइंट सिस्टम काम नहीं कर रहा है, और वो भी सारे गांव के केमिकल वाटर से भर गए हैं, या फिर वो डिफंक्ट हो गए हैं, उनकी कोई संभाल नहीं है। गांव वाले भी बड़ा, शुरू में तो बड़े एक्साइटेड थे, अब बड़ा उनका भी वो कोई सिस्टम नहीं है। इसको मतलब सोच तो अच्छी थी 5 पॉइंट सिस्टम, लेकिन कामयाब नहीं हुई जी। मतलब मेरा नज़रिया जो इस पर, और मैं गलत भी हो सकता हूँ, 5 पॉइंट सिस्टम 3 पॉइंट सिस्टम में करते क्या थे, सिंपल सी बात थी कि देखो पानी आया, उसको पहले एक पॉन्ड में रोक दो, तो वो रुकेगा, तो उसमें जितनी गाद जिसको बोलते हैं, उसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल वो बैठ गया, फिर पानी जाएगा, फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे उसको सेटल करके भेजते रहोगे, साफ़ पानी आगे चला जाएगा, और उसको भर लीजिए। तो धीरे धीरे जो होगा वो साफ़ करते रहिए, अच्छी चीज़ है। इसमें कोई मतलब मैकेनिकल नहीं है, इसमें ऐसी कोई मशीन नहीं लगी थी, कुदरती एक तरह का नेचर बेस्ड सॉल्यूशन भी कह सकता हूँ मैं, मतलब वैसा ही था, ये अच्छी बात थी। ऐसे सिस्टम्स में ये सिस्टम एक बार बनने के सिस्टम नहीं है, बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका ऑपरेशन मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट है, उनकी हर साल साफ़ सफाई, वो गाद निकालना, फिर साफ़ करना। तो कई बार हमारे इंडिया के डेवलपमेंट डिस्कोर्स का ही हिस्सा है, ऐसा नहीं है जोड़ों के लिए ही ये बात सच्ची है, किसी भी चीज़ के लिए है कि हमारे यहाँ बनाने के लिए पैसा आता है, मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं आता। ये आपको किसी भी सरकारी बिल्डिंग का मिल जाएगा, किसी भी चीज़ का। और ये जो आप सॉल्यूशन बता रहे हो, 5 पॉइंट 3 पॉइंट है, आजकल बायो रेमिडेशन बोल रहे हैं, वेटलैंड बना रहे हैं, इन सारी चीज़ों में जितना इम्पोर्टेंट बनाना है, उतना ही उसका जो एनुअल फंक्शनिंग है, एनुअल मेंटेन करना है, उसको साफ़ करना, खोदना, इसका उल्टा देखिए एक बार के लिए। जो पहले जोड़ होते थे उनमें भी गाद आती रही होगी, तो वो कैसे साफ़ होते थे, क्योंकि वो लोग सालाना साफ़ करते थे, बारिश से पहले साल में। जैसे बहुत गांव में भी प्रथा मिलेगी कि जो जोड़ है, मान लीजिए कुड़ल की बात कर रहा था, तो आज हर मावस को या किसी भी दिन रिचुअल होता था, तो वो कुछ निकाल के लेके आएंगे, रिचुअल था उनका। हाँ, सालाना ऐसे होगा, किसी गांव में ठेका लगता है अभी, पहले क्या होता था कि हर घर की ड्यूटी लग जाती थी कि आपको ना इतने इतनी जगह पर खोदना है, तो सालाना उस, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है, उसको आपको सालाना मेंटेन करना ही पड़ेगा। मैं ऑफ द बीट जाके एक आपको चीज़ बता रहा हूँ, फ्लो। कोई भी अगर आपको ये कहे पानी के इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, पानी के लिहाज से कि कोई भी वन शॉट सॉल्यूशन काम कर लेगा, वो झूठ बोल रहा है। पानी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हमारा मानसून सिस्टम है, आएगा जाएगा, हमारे यहाँ एक टाइम पर चमासा है, एक टाइम पर बिल्कुल सूखा है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पानी
एनुअल अफेयर है, हर साल निरंतर हर बार 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 करना ही पड़ेगा। कोई भी सिस्टम, नहरें हैं, जोड़ है, कुछ भी है, आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी। उनमें सेडिमेंट आएंगे, गाद आएगी, साइक्लिक चलेगा। अगर कोई भी सरकार, इंजीनियर, कोई भी आपको ये कह रहा है इंडिविजुअल कि साहब एक बार करेंगे और चुटकी में सॉल्यूशन आ गया इंडिया में, तो वो झूठ है। मतलब ऐसा मेरा मानना है, हिस्टोरिकली भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा होगा। वो एनुअल सिस्टम है उनका और वैसा ही चले रहेगा। उसकी परेशानी ये है कि आपको हर साल करना पड़ेगा, उसकी ताकत ये है कि आपको हर साल मौका मिलेगा करने का। मतलब जो भी गांव, जो भी समाज, जो भी सरकार जिस साल भी जाग गई तभी मौका है, क्योंकि वो हर साल मौका है। तो हर साल अपॉर्चुनिटी है, हर साल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, एक आप पानी की इतनी स्टडी कर रहे हैं, कई बार हम पहाड़ों में पानी पीते हैं, बहुत साफ पीते ही तरोताजगी से भर जाते हैं। वही पानी हम यहाँ पीते हैं तो ऐसा लगता है इस पानी को कुछ है ही नहीं, जान ही नहीं बची हुई। केमिकली बताओ, क्या कुछ फ़र्क होता है, एक ही पानी होता है? ये जगह से जगह वेरी कर सकता है, लेकिन मेरी जैसी समझ है कि ओवर द फ्लो पानी जो यूज़ करेगा वो मुश्किल है, लेकिन कंटेमिनेशन एक चीज़ हो सकती है। कई बार क्या होता है, हम झरनों में पी रहे हैं तो वहाँ थोड़ा सा वो है ना, ठंडा पानी है वहाँ के हिसाब से। अगर आप देखोगे हमारे यहाँ आएगा तब वो मतलब हो सकता है उस टाइम पर उस चिल्डनेस में नहीं है। हम नेचुरल इन्वायरमेंट में पी रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है अपने झरने पे, नदी पे पिया, तो वो भी एक साइकोलॉजिकल हो जाएगा। लेकिन जो यूज़ करती है पानी, मतलब प्रॉपर्टीज़ या ऐसा है, वो उसमें मिलावट अगर कुछ है या किस तरह से ट्रीट हो रहा है, क्योंकि नहरों का पानी आया वो गंदा हो गया, फिर वो क्लोरिनेशन के थ्रू जाएगा उस पूरे प्रोसेस में, तो हम जो पानी पी रहे हैं उसमें क्लोरीन है, तो वो टेस्ट हैवी हो जाता है। तो क्लोरीन का टेस्ट हमारी जुबान पे पानी से पहले आ रहा है, तो उस टेस्ट में वहाँ के पानी में क्लोरीन ऐड नहीं किया किसी ने सफाई करने के लिए। अगर सादी भाषा में जैसे फिटकड़ी कुछ ऐड करते थे, तो वो बिल्कुल ही साफ़ पानी था। रास्ते तक आते हुए उसमें चाहे मिट्टी की गंदगी हुई तो हमारे पास वो ट्रीट होके आया, तो उसकी वजह से वो जो हम मतलब आभास है या महसूस कर रहे हैं वो चेंज हुई है। अच्छा प्रतिभा, ये बताओ, यूके को क्या इंटरेस्ट है हरियाणा पंजाब में? जैसे यहाँ का ग्राउंड वाटर स्टडी करवा रहे हैं, आप एक पीएचडी स्कॉलर हो, आपसे स्टडी, उनका क्या इंटरेस्ट है? मतलब हमारी सरकार इतनी मतलब अवेयर या इतनी ज़्यादा उसके बारे में चिंतित नहीं है जितने वो, जितनी दूर बैठे हुए हमारी भी चिंता कर रहे हैं। हाँ, मतलब मेरे से बहुत पूछा जाता है कि आपको यूके फंड क्यों कर रहा है। वैसे तो यूके मुझे फ़ंड नहीं कर रहा, मेरे जैसे बहुत सारे दुनिया भर में स्टूडेंट्स को फ़ंड करता है अलग अलग, जैसे हर इंडिया में कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप चलती है। लेकिन मेरे प्रोजेक्ट की बात करें तो इसका ACC बोलते हैं हम, अडेप्टेशन टू द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ऐसा है कि मौसमी बदलाव की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, उससे तो दुनिया भर में चीज़ें हो रही हैं। यूके का इंटरेस्ट ऐसा है कि जो नॉलेज इस्टेब्लिश होगी, उनका इंटरेस्ट इसमें है। जैसे यूके की एक एजेंसी है BGS, ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे करके, वो इंडिया में कोई पिछले 40-50 साल से तो मैं जानता हूँ काम कर रहे हैं, जो मतलब मुझे उससे पहले करते होंगे। तो उनका साइंस में और फिनोमेना में समझने में इंटरेस्ट है। एक चीज़ साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। दूसरा, ऐसा ये कहीं पर मैं मतलब ऑन क्लेमिंग वे में नहीं कह रहा हूँ, इसलिए भी हरियाणा पंजाब में उनका इंटरेस्ट हो सकता है कि मैं कई बार यूके में जोक करता हूँ कि अगर यूके में आपने बासमती राइस खाया है तो वो मेरे प्रदेश से आया होगा, मतलब हरियाणा पंजाब से आया होगा। पॉसिबिलिटी है नहीं, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा है जी। वहाँ पर 50% जो इम्पोर्ट है वो इंडिया का ज़्यादा है, इंडिया में मतलब हरियाणा पंजाब से है, ठीक है। तो वो एक हो सकता है, लेकिन वो बहुत ही लाइट है, मतलब वो तो मैं थोड़ा सा मतलब मस्ती में आपको बात कही। लेकिन जो सिंसियर है उनका साइंस में है। तो UKRI है, यूके रिसर्च एंड इनोवेशन का, उनका एक NERC बोलते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट रिसर्च काउंसिल। तो उनको क्लाइमेट चेंज और नेचुरल इन्वायरमेंट में किस तरह के फिनोमेना और किस तरह के काम हो रहे हैं उस पर इंटरेस्ट है। आपने कहा कि हमारी सरकार, बिल्कुल उनका इंटरेस्ट होना चाहिए, काम भी हो रहा है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वो शायद मतलब रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका इंटरेस्ट है कि किस तरह की चीज़ें आएँ और किस तरह के काम हों, ये है। तो हमारे किसान भाइयों को आप जो खेती में उस ट्रैप या खेती को ट्रैप समझते हैं कि ये तो लास्ट रिजॉर्ट है, जब कुछ नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, कोई बिजनेस नहीं चला, तो जब खेती कर लो, और खेती में भी वो दाने बगाए हो गए तो काटन भी आ गए, सारी चीज़ होगी। इस एटीट्यूड से और इस एनर्जी से क्या खेती सस्टेनेबल रहेगी? क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है, फूड क्राइसिस भी एक बड़ा इशू दुनिया में चल रहा है। तो ऐसे में हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि जो पीढ़ी एग्जिस्टिंग है उसका तो हम समझते हैं, लेकिन जो पढ़ी लिखी पीढ़ी है उसको, आप जो एग्रीकल्चर को एक ऑल्टरनेट देखना चाहते हैं कि भाई मैंने तो अपना प्रोफेशन, ये करियर ये इसी में बनाना है, उसको क्या कहना चाहोगे आप? मैं कहने से पहले एक बात कहूँगा कि मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि मैं खेती नहीं करता और मैं प्रिविलेज पोजीशन पे बैठा हूँ, मेरे पास सैलरी आ रही है।
तो मैं इस पोजीशन पे बैठ के ज्ञान देने से बेटर मैं रिक्वेस्ट की तरह से कहूँगा, थोड़ा सा मतलब उनके लिए सहानुभूति रखते हुए कि मतलब मैं हमेशा हिचकिचाता हूँ क्योंकि ब्लेम करने से वो एक तरीके से। लेकिन एक फिनोमिनन ये आ रहा है कि अभी धीरे धीरे जो हमारी एज का जो किसान है, मेरी जनरेशन में जो नौकरी नहीं लगा और खेती में है, वो खेती को बिजनेस की तरह से देखना चाह रहा है। और वो सही बात है कि आपको मार्केट का कम्पीट करना पड़ेगा, सब करेगा। मैं पानी के लिहाज से एक रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी आप सरकार से अपनी डिमांड रखो तो संसाधनों की डिमांड रखो। जो गाँव, और मैं ये बिल्कुल मतलब मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं इमोशनल होकर नहीं कह रहा हूँ, साइंटिफिक टेम्परामेंट में ये बात है कि जिस गांव ने पानी के संसाधन मतलब अपने जोड़ और जोड़ियाँ बचा लिए ना, उनके लिए रास्ते खुल जाएं। क्योंकि नहर आ सकती है आपके गांव तक, लेकिन रिचार्ज करने के लिए वो ज़मीन मांगेगी कि कहाँ पर पानी भरोगे। तो जिसके पास जोड़ियाँ होंगी वो ज़मीनें बची होंगी, तो जिसके पास संसाधन बचे होंगे गाँव के पास, वो वहीं भरा जाएगा और वहीं रिचार्ज होगा। पहली बात। दूसरी बात, सरकार से हम फ्री बिजली मांग रहे हैं, वो सारी चीज़ें ठीक हैं। उसके साथ साथ है मतलब रिसोर्स के लिए ऑन करना कि हमारा हक है पानी, और उसके लिए डिमांड करना कि मतलब ओरिएंटेशन शॉर्ट टर्म नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि आज के दिन आपको ट्रांजिशन, जैसे जब पैडी की हुई थी 1960-70 में, तब भी तकलीफ दे थी। किसान एकदम हिचकिचा रहा था, वो चाह नहीं रहा था, सरकार उसको फ्री दे के जाती थी। वैसे सुनने में कहानियाँ आती हैं, यूरिया बोल जाती है लगा ले यार। तो ट्रांजिशन अभी जब पैडी से नॉन पैडी होगी वो मुश्किल होगी, तो हमें उसमें थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा। सरकार भी शायद संवेदनशील हो और इतना बेटर सिस्टम लाए, लेकिन ट्रांजिशन के लिए रेडी रहें। और उसकी, क्योंकि आप 4 साल के लिए तो शॉर्ट टर्म मांग के कोई चीज़ कर सकते हो, लॉन्ग टर्म करनी है तो आपको संसाधन ही है, चाहे वो ज़मीन है, मिट्टी है, पानी है। तो लॉन्ग टर्म में संसाधनों को बचाना और संसाधनों के अच्छे के लिए मांगना ही ज़रूरी है। मतलब वो मांग प्रायर रखी जाए, क्योंकि 4 साल के ना सोच के 10 साल 20 साल के लिए आगे का सोच के, ऐसा मेरी है मतलब समझ। मतलब तो क्या कभी खेती प्रॉफिटेबल हो पाएगी आने वाले 10-20 साल में? मैं सच्ची बताऊँ, मैं इस विषय का नहीं हूँ मतलब एक्सपर्ट कि एग्रो इकोनॉमिक्स पे मैं कुछ बात करूँ, लेकिन ऐसे केस अभी भी हैं कि जो गरीब भी है और अमीर भी है जो, तो आप उनसे समझिए उनमें डिफरेंस क्या है। शायद वो एक चीज़ तो उसको खेती को बाहर नहीं देख रहे हैं, उसमें वो रिसोर्स लगा रहे हैं। जैसे मैं एक बीच में एक चीज़ कर रहा था, कोशिश करता हूँ 1 मिनट में समझाने। ये बात सच है कि वो एक आदमी 2 के लिए कमा रहा है, अपने लिए भी और जो बाहर बैठा है उसके लिए भी। लेकिन वो जो बाहर वाला है वो ताकत भी है जिसका उसने ठेके पे लिया है, क्योंकि वो उसको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा दे सकता है। ये फिनोमिनन हरियाणा में बूम आने के पीछे जो अपनी ये थी वर्ल्ड वॉर थी, जो छोटू राम जी का इन्वॉल्वमेंट हम सब पढ़ते, उसमें एक इन्वॉल्वमेंट ये भी था कि उन्होंने यहाँ के लोगों को ये कहा कि जाके आप लड़ो। वो लड़ के आए तो पैसा लेके आए। जब वो पैसा लेके आए तो उनमें इन्वेस्टमेंट, उस जो पैसे की जो मतलब जो फौज का पैसा आया, उस पैसे से उन्होंने इन्वेस्टमेंट खेतों में भी की, चाहे वो खेत खरीदे, खेतों को बेहतर किया, जो भी किया। तो ये जो फिनोमिनन है कि आप किसी और का खेत बो रहे हो, इसकी एक परेशानी है कि आपको ठेके देना। दूसरी ताकत ये है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म उससे कोई बात हो रही है, क्योंकि वो नौकरी से कमा रहा है, तो आप उससे इन्वेस्टमेंट लेके बिजनेस सेटअप कर सकते हो। जैसे कुछ केस ऐसे मिलते हैं, 2 भाई थे, मान लो एक चला गया नौकरी में, दूसरा घर पे है, तो वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट मैं दे रहा हूँ, तू 3 साल चीज़ें संभाल। मान लो ऑर्गेनिक की तरफ जा रहा है, कोई भी हॉर्टिकल्चर किसी में भी जा रहा है, और फिर वो उसको बिजनेस के रूप में सेटअप कर रहा है। 4 साल के बाद खेत प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाता है, 5 साल के बाद तो फिर वो बैलेंस आ जा रहे हैं। तो आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। तो मतलब आप पूछ रहे थे कि होगा कि नहीं होगा, तो मैं तो मानता हूँ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल के ऊपर है। आज भी कुछ लोग प्रॉफिटेबल हैं, आज भी कुछ लोग गरीबी में हैं, तो उसमें डिफरेंस देखें तो वह उस चीज़ के ऊपर है कि क्या होगा और क्या नहीं। तो प्रतीक जी, आपने हमें समय दिया, बहुत सारी बातें की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सत्संग जी, थैंक यू, आपने बुलाया, शुक्रिया।